Assalamualaikum to everyone. I hope you are well and good. आज का टॉपिक है बेसिक थियरी ऑफ एक्यूपंक्चर। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिलेटेड मैं आज बताने वाला हूँ। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, जैसे बेसिक थियरी क्या होता है एक्यूपंक्चर के रिलेटेड। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, एक्यूपंक्चर कैसे काम करता है और इसका फ़िलॉसफ़ी क्या है और इसका ओरिजिन क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। और मेडिकली भी इसका क्या रिलेटेड है और इसमें बॉडी में कैसा फंक्शन करता है और इसके बारे में हम जान लेंगे। सो व्हाट इज़ acupuncture? What exactly it is? It is a key component of traditional Chinese medicine. तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में सिर्फ एक्यूपंक्चर ही नहीं और दूसरे भी मेडिसिन है, जैसे हर्बल मेडिसिन भी हो सकता है, कुछ थेरेपीज़ भी हो सकते हैं, एनीथिंग, बट एक्यूपंक्चर एक की कंपोनेंट है। तो एक्यूपंक्चर के ज़रिए हम बैलेंस बनाए रखते हैं। बॉडी का जो भी मेंटेनेंस है, टेम्परेचर हो गया, उसको इलनेस, अगर इलनेस हो गया तो बॉडी को, उसको हम हार्मनी में लाके बैलेंस करने का काम एक्यूपंक्चर करता है। तो ये बेसिक सा है। तो दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग वेरी फाइन स्टेरल नीडल्स, जैसे आपको पता है स्टेरलाइज नीडल्स को हम इंसर्ट करते ही वहाँ पे कुछ सेंसेशन क्रिएट होते हैं और मेरिडियन के ज़रिए एनर्जी फ्लो होता है और बॉडी को मेंटेन करता है। और इसका पर्पस रेगुलेट द फ्लो ऑफ विटल एनर्जी लाइक ची, जैसे हम प्रोनाउंस करते हैं ची में, चाइनीज़ में अलग होता है। तो क्यू आई की भी बोलते हैं कुछ लोग, ची भी बोलते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग ची ही होता है, उसका मतलब एनर्जी होता है। तो इट सर्कुलेट्स थ्रू द चैनल्स कॉल्ड मेरिडियंस। तो मेरिडियंस का मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा। तो व्हाट एग्जैक्टली मेरिडियंस आर, हाउ इट फ्लोज एंड हाउ मेनी मेरिडियंस आर देयर। सो एक्यूपंक्चर का ये बेसिक मीनिंग है। तो एक्यूपंक्चर पॉइंट कुछ स्पेसिफिक होता है। एक्यू मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, वेरी करेक्ट, और पॉइंट्स वेरी करेक्ट पॉइंट मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे एक्यू पॉइंट्स हम नीडल इंसर्ट करते हैं और उसको बॉडी को रेगुलेट करते हैं। सो व्हाट इज़ ची? ची इज़ नथिंग बट ए विटल फोर्स। जैसे मैंने आपको बताया ची का मतलब एक एनर्जी होता है, जैसे हमको नहीं दिखता है वो, जैसे हम फील कर सकते हैं। व्हाट लाइक फोर्स, एनर्जी, जैसे पॉजिटिविटी, जैसे कुछ फॉर एग्जांपल कोई आपके फ्रेंड ने या तो कोई आपके दोस्त ने कुछ अच्छी बात कही है आपको, तो उसमें हमको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आने लगते हैं। तो उसका कुछ अच्छा फील महसूस होता है, वो भी एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है बॉडी में। तो बॉडी को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। अच्छा चीज़ हमारे ब्रेन को आने पर वो बॉडी को स्टिमुलेट करना, वो भी एक टाइप ऑफ ची होता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ची। मतलब ची माने एनर्जी, माने बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, लेकिन बॉडी में जो एनर्जी होता है, जैसे एनी काइंड ऑफ एनर्जी, फूड टू लाइक फूड फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लाइक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, या तो ब्लड में कन्वर्ट हो गया, विटामिन्स में कन्वर्ट हो गया, ये सब एनर्जी का ही पार्ट होता है। तो ये मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं जैसे मानता हूँ, बॉडी में जितने भी एनर्जी रिलेटेड केमिकल्स हो गया, तो फ्लूइड हो गया, ये सब एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन व्हाट चाइनीज़ मेडिसिन फिलॉसफी से इज़, सो विटल फोर्स हम ऑब्वियसली नहीं देख सकते, लेकिन उस विटल फोर्स को सपोर्ट करने में हेल्प करना ही चाइनीज़ मेडिसिन का काम है। तो ये कैसे हेल्प होता है और किसके ज़रिए हेल्प होता है, ये हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। एंड दैट फ्लोज थ्रू ऑल लिविंग थिंग्स एंड इट इज़ द डायनामिक पावर। इट कंसिडर्ड एज ए डायनामिक पावर, सो इट चेंजेस। ये क्या होता है कि हर एक लिविंग थिंग में एक काइंड ऑफ एनर्जी होता है। तो एक प्लांट में भी एक एनर्जी होता है, तो और एनिमल में भी एक एनर्जी होता है, एनी लिविंग थिंग। सो उसमें एक काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी भी होता है और नेगेटिव एनर्जी होता है। सो yin and yang का जैसे प्रिंसिपल आपको पता होगा। तो इनमें
नेगेटिव एंड पॉजिटिव का इस ऐसा ही कंसिडर करेंगे, तो अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है और नेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों को बैलेंस बनाए रखना का काम लाइक एक्यूपंक्चर और दूसरा चाइनीज़ मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है। तो ये बेसिक इतना मान लीजिए कि ची एक फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको हम कांस्टेंट फ्लो में ही रखना चाहिए। अगर वो फ्लो बढ़ गया और कुछ भी इम्बैलेंस हो गया बॉडी में तो वो डिजीज़ के फॉर्म में बाहर आ जाता है। सो सपोर्ट्स ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड मेंटेन्स द बैलेंस एंड हार्मनी विद इन। जैसे मैंने बताया ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बॉडी एनाटॉमिकली हम जानते हैं, फिजियोलॉजिकली ऑर्गन्स कैसे फंक्शन करते हैं ये हमको जानना चाहिए, लाइक फिजियोलॉजी। तो बॉडी में फॉर एग्जांपल हार्ट कैसे फंक्शन करता है, सो हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, तो पूरा बॉडी सर्कुलेट करने में मदद करता है। अगर हार्ट को ऑप्टिमम लेवल तक वो फंक्शन नहीं किया तो वो इम्बैलेंस हो गया, तो कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है और कुछ तो डिजीज़ होने वाला है। तो एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस, इसी का ची तो स्टैग्नेट हो गया और ब्लड भी स्टैग्नेट हो गया, तो ऐसे रिलेटेड कंडीशन में डिजीज़ बाहर आ जाता है और इट मेंटेन्स बैलेंस एंड हार्मनी विद इन। सो ची क्या करता है कि एक कांस्टेंट फ्लो को बैलेंस में रखते हुए वो फ्लो करता है। अगर वो फ्लो बैलेंस मिस हो गया तो वो डिज़ीज़ का फॉर्म होता है। सो ओवरऑल वहीं पर ही आएगा। अगर सब कुछ ठीक है, बॉडी सही रह गया, अगर कुछ भी इम्बैलेंस हो गया तो कुछ तो होने वाला है, मतलब बॉडी में कुछ तो चेंजेस होने वाले हैं। सो आपको बताना भूल गया है कि ये जो आदमी है, ये आदमी का नाम शेन्नोंग है एक्चुअली। इसका नाम शेन्नोंग चाइनीज़ में। ही एक्चुअली थियराइज्ड द बॉडी हैड ए एनर्जी फोर्स एंड रनिंग थ्रू इट। जो ये बंदा आप देख रहे हैं तो इसका नाम शेन्नोंग है। ये इसी ने बताया कि बॉडी में कुछ एनर्जी और फोर्स है, तो वो फ्लो करता ही रहता है। उसका नाम है ची। सो ची एंड कंसिस्ट ऑफ ऑल एंड एसेंशियल लाइफ एक्टिविटीज़ लाइक which include the spiritual or emotional or mental and physical aspects of the life. सो ची का माने कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है तो वो फिजियोलॉजिकली या तो मेडिकली उसी को हम ची मान कर चलते हैं, ठीक है, वो बॉडी को बनाए रखता है। लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली जो भी हम प्रेयर करते हैं वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी होता है। और इमोशनली और लाइक रिलेशनशिप वाइज हम इमोशनल स्ट्रेस लेते हैं और कुछ भी अच्छा हो गया तो उसको पॉजिटिव में लेते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस होते हैं, साइकोलॉजिकली हो गया। ये साइकोलॉजिकल ची भी हम कहा जाते हैं। और फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ में और ये सब इफ़ेक्ट करते हैं। इन चीज़ों में कुछ भी इफ़ेक्ट हो गया तो ये बॉडी पर इफ़ेक्ट करेगा, तो यही ची है। तो ये बंदा ची का एग्जैक्ट मीनिंग उस ज़माने में बता दिया है। तो इसी ने फाइंड आउट किया है कि बॉडी में एनर्जी फोर्स कैसे फ्लो होता है और एक एनर्जी फ्लो है बोल के पता लगाया है। सो एक्चुअली ये पर्सनस हेल्थ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्लो ऑफ ची इन द बॉडी। सो इसने ये वर्ड बताया था, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल फोर्स ऑफ यिन एंड यांग। यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट जो है तो वो ची के रिलेटेड है, जैसे यूनिवर्स को भी कनेक्ट करता है। यूनिवर्स कैसे बना है, एक पॉजिटिव एनर्जी से एक नेगेटिव एनर्जी से। तो यूनिवर्सली इन एंड यांग का मतलब ही ये होता है, एक नेगेटिव एनर्जी भी है एक पॉजिटिव एनर्जी भी है। उसको हम कैसे भी कंपैरेटिव कर सकते हैं, जैसे फीमेल या तो मेल, और जितने भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं वो सारे चीज़ yin and yang में कन्वर्ट हो सकते हैं।
मैं अलग ही इंडियन यांग का वीडियो बनाऊंगा, उसका डिफरेंट प्रिंसिपल्स और उसका क्या मीनिंग है और पैथोजेंस क्या होते हैं इंडियन यांग बैलेंस होने पर, ये सब दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं। इफ़ द फ्लो ऑफ ची इज़ इनसफिशियंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ची का इनसफिशियंसी है या तो अनबैलेंस्ड है जैसे मैंने बताया, और इलनेस आ जाएगा। और थ्रू मेरिडियंस के ज़रिए जो भी ची फ्लो होता है उसके एक स्पेसिफिक पाथवेज होते हैं, या तो चैनल्स भी कहा जाता है, और वो कम पेयर्ड रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन का एक पेयर है, वो ऑर्गन्स को कनेक्टेड किया गया है मेरिडियन पाथवे को, तो वो दोनों पेयर्ड हैं। तो ऐसा कुछ इन एंड यांग में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल लंग्स इन हो गया और लार्ज इंटेस्टाइन यांग हो गया, तो ये दोनों ऑर्गन्स को इन एंड यांग में डिवाइड किया है, और उन दोनों को मेरिडियंस का ओरिजिनेट किया है, और मेरिडियंस को फ्लो किया जा रहा है, मतलब ऑलरेडी उन मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो हो रहा है, तो उसमें ची एक्चुअली फ्लो हो रहा है। तो यही शेनोंग ने बताया है। तो एक्चुअली ये जो पर्सन है, एक इसके भी कुछ मिथ्स होते हैं, मिथ्स थे। जैसे ये इसका फेस कुछ अलग ही था वो ज़माने में, और ये कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई भी मेडिसिन कोई बंदा खा रहा हो, ये जान सकता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके बॉडी में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेडिसिन आपने खा लिया, तो वो देख सकता है कि इंटरनली वो कैसे फंक्शन कर रहा है, और वो ट्रांसपेरेंसी, जैसे आईने के पीछे क्या हो रहा है ऐसा कुछ देख सकते हैं। पता नहीं कि किस हद तक सही है, लेकिन कुछ मिथ्स भी इसके बारे में हैं। तो लेकिन ये तो फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन भी कहा जाता है। ये लाइक 365 मेडिसिन तक ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन सा पॉइज़न है हर्बल मेडिसिन में, तो कौन सा पॉइज़न है कौन सा मेडिसिन है ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए बस, इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंस भी देना है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। तो ची के बारे में आपको पता चला। तो क्लासिकल वे में टीसीएम का व्यू इसको कैसे देखता है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन के हिसाब से। ची फ्लोज थ्रू स्पेसिफिक पाथवेज, ये तो आपको पता है। उसको मेरिडियंस को जिंगलुओ कहा जाता है। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हैं कि ची कैसे सर्कुलेट फ्लो हो रहा है, जैसे इसको कोई एंड नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ से गया, फिर ऐसा ही जा रहा है, फिर ऐसा लूप में फ्लो हो रहा है। अगर ये लूप में कहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा ना, वहाँ पर आपको पैथोजेंस क्रिएट हो जाएंगे, जो भी हो वो वहाँ से इलनेस शुरू हो जाएगा। आपको बुखार हो सकता है, या तो कुछ डिजीज़ हो सकता है, और एनी मेडिकल रिलेटेड कंडीशन भी हो सकता है। जैसे स्ट्रेस भी इंक्लूडेड है, इमोशनल कंडीशन, और कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज़ होता है, इट सर्कुलेट्स कंटिन्यूसली नरिशिंग ऑर्गन्स टिश्यूज एंड माइंड। ये माइंड को भी कंट्रोल करता है ची। तो जैसे आप जानते होंगे, जैसे योगा करते हैं हम नॉर्मली, योगा करने पर हमारा माइंड फ्रेश क्यों होता है, जैसे मेडिटेशन करने पर माइंड फ्रेश क्यों होता है, तो उस समय मेडिटेशन करने पर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आप एक बार चेक कीजिए, कहीं पर भी योगा क्लासेस चल रहे हो, आप मेडिटेशन करते समय आपको जो भी कोचिंग कर जैसे योगा पर्सन होता है ना, टीचर होता है ना, वो बोलते रहते हैं कि फील द एनर्जी, फील द पॉजिटिव एनर्जी, फील द लाइट। सो ये क्यों बोलते हैं ऐसा? तो वो चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव वाइब फील करें, एक आपके माइंड को एक कांस्टेंट वे में रखें, और कुछ भी आप लाइक बोलते हैं, जैसे ओम बोलते हैं, जैसे कुछ भी हम मगअप करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, योगा से भी रिलेटेड है ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन। तो चीगोंग और कुंफू
और कराटे, ये सब इंक्लूडेड, मुझे मेरे हिसाब से सब कनेक्टेड है। ये सब कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है ची का भी। और व्हेन ची इज़ ब्लॉक्ड, वीक और एक्सेसिव डिजीज़ और डिस्कम्फर्ट, जैसे मैंने बताया, जैसे मान लीजिए ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड फ्लो ही ची है। सो ब्लड इज़ मदर ऑफ ची, ऐसा कुछ कहा जाता है चाइनीज़ मेडिसिन में। सो ची, अगर ब्लड मूव होना चाहिए तो भी एक्चुअली ची इज़ अ मदर ऑफ ब्लड, आई थिंक सो। सो अगर ब्लड को मूव होना चाहिए तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर एनर्जी ही नहीं है तो ब्लड भी कहाँ से मूव हो पाएगा। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, वो डीपली हम डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो ऐसा मान लीजिए ब्लड ही ची है, तो ची ही ब्लड है। तो कहीं इस ये ब्लड जो होता है ना, हर एक ऑर्गन को भी सर्कुलेट करना इसका मोटिव है। तो ये कंपलसरी करना चाहिए। अगर किसी भी ऑर्गन को ब्लड से नरिश नहीं होगा ना, वो ऑर्गन ऑप्टिमम लेवल तक वो फंक्शन नहीं करेगा। तो वहीं से ही डिजीज़ शुरू हो सकता है। तो ची इज़ द मेन थिंग। तो फंक्शंस ऑफ द ची, 5 मेन रोल्स इन द टीसीएम। तो इसके फंक्शंस क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग, लाइक कन्वर्ट फूड, एयर, फ्लूइड्स इनटू एनर्जी एंड ब्लड। तो ब्लड, हम मानते हैं कि ब्लड एनर्जी है, जैसे ची है। तो हम कुछ भी खा लिया तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे शुगर, फैट्स या विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ भी हो तो कन्वर्ट हो जाएगा वो, फिर से एनर्जी में ब्लड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसी से हमें एनर्जी मिलता है। सो एयर, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन से भी एक ची काइंड ऑफ हमें एनर्जी मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे नेगेटिव एनर्जी को हम बाहर छोड़ देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेते हैं, ऐसा ऐसा मान लीजिए। और फ्लूइड्स, सो पॉजिटिव एनर्जी, जैसे अच्छा हम खा रहे हैं, अच्छा हम पी रहे हैं, फ्लूइड्स। और नेगेटिव चीज़ जो भी एलिमिनेट कर रहे हैं यूरिनरी से या तो एनल के ज़रिए, जो भी हो हम एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो उसी को नेगेटिव एनर्जी मान लीजिए, या तो नेगेटिव फ्लूइड्स मान लीजिए। पॉजिटिव फ्लूइड्स हम इनटेक करते हैं। सो ट्रांसपोर्टिंग मूव सब्सटेंस लाइक ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स थ्रू आउट द बॉडी। सो ब्लड तो सारा पूरा बॉडी फ्लो करता है। So it moves every part of the body, like through the veins, arteries, or anything, like it nourishes every muscles and every organ in the body. So blood is more important. So we consider blood is only a chi. So ऐसा मैं मानता हूँ, like blood and chi both are 90% is connected एंड बॉडी फ्लूइड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो ब्लड के अलावा भी दूसरे भी फ्लूइड्स होते हैं, लाइक 70% ऑफ वाटर ही हमारे अंदर रहता है, 70 to 80%। तो सो नेक्स्ट होता है होल्डिंग। इट कीप्स ऑर्गन्स, ब्लड एंड फ्लूइड्स इन द प्लेस एंड प्रिवेंट्स प्रोलैप्स एंड ब्लीडिंग एक्सेट्रा। सो ये ऐसा होल्डिंग का काम ची होल्ड भी कर सकता है। जैसे ब्लीडिंग, फॉर एग्जांपल ब्लीड हो रहा है तो वो क्लॉट करने में भी यूज़ होता है। ये भी एक काइंड ऑफ ची। वाट एग्जैक्टली इस उसमें बॉडी में एक कॉन्सेप्ट होता है ब्लीडिंग क्लॉट होने का, उसका ही अलग ही कॉन्सेप्ट है। लेकिन ची का भी एक फिलोसफिकली कनेक्ट किया गया है। सो उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोटेक्टिंग, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल पैथोजेंस लाइक इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी का बहुत ही काम करता है ची। सो फॉर एग्जांपल बुखार हो गया या तो इन्फेक्शन हो गया, इम्यूनिटी के ज़रिए ही हमें इन्फेक्शन कम होता है। तो उस चीज़ को, ची को मेंटेन करने का काम एक्यूपंक्चर के ज़रिए हम बैलेंस करना और इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना, ये हम एक्यूपंक्चर के ज़रिए करते हैं। सो ची ये भी काम करता है। फॉर एग्जांपल स्टमक 36 डाल दीजिए, और बुखार हो गया तो LI4 डाल दीजिए, और DU14 डाल दीजिए। तो ऐसा हम उसको एक बैलेंस में ला सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं, इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन कम कर सकते हैं। सो ऐसा नेचुरली हम हील कर सकते हैं। और वार्मिंग मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर एंड विटैलिटी। सो
बॉडी का मेन टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। सो ये मेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे 36 to 37 नॉर्मली। सो अगर वो ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया तो मेंटेन करने का काम ची का होता है। ये TCM वाइज होता है। टाइप्स ऑफ ची। सो टाइप्स ऑफ ची में 4 टाइप्स ऑफ ची हैं: योंग ची, जोंग ची, यंग ची, ये ची। तो योंग ची का मतलब एक ओरिजिनल ची होता है, जैसे हमारे पेरेंट्स के ज़रिए हमें मिलता है ये। तो विटालिटी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पेरेंट्स के ज़रिए हमें कौन सा ची मिला है, जैसे पेरेंटल ची भी हम बोल सकते हैं। तो वो भी काइंड ऑफ उसको योन ची कहते हैं। जैसे पेरेंट्स के ज़रिए हमें मिला है ना, उसको उसके ज़रिए हम पैदा हुए हैं, तो उसको ओरिजिनल ची बोल सकते हैं। और जोंग ची, और इसे चेस्ट ची भी बोल सकते हैं, जैसे लाइक एयर एंड फूड। एयर क्यों, इसीलिए लंग्स को रिलेटेड है, एंड फूड एंड ब्रीथिंग एंड हार्ट फंक्शंस, क्योंकि जोंग ची इसे रिलेटेड है। एंड यिंग ची न्यूट्रिएंट ची, जैसे फूड के ज़रिए हमें मिल सकता है। सर्कुलेट विद द ब्लड, नरिश द ऑर्गन्स। सो इसे न्यूट्रिएंट ची, लाइक ब्लड को हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, और उसी से ही ब्लड बनता है, और ब्लड क्या करता है, सारे ऑर्गन्स को नरिश करता है। सो ये सब कनेक्टेड है। अगर ब्लड ही नहीं हो तो हमें ऑर्गन्स फंक्शन नहीं करेंगे। अगर ब्लड कैसे बनता है, और फूड से बनता है, और फूड हमें लेना पड़ता है। तो ऐसा कुछ कनेक्टेड है। और डिफेंसिव ची, अगर सब कुछ सही है, चल रहा है, बॉडी में फंक्शन हो रहा है, और बॉडी सही तरीके से नरिश कर रहा है, उस समय अगर कोई भी पैथोजन हमें अटैक किया होगा, तो तब इम्यून सिस्टम, हमारा एक कॉन्सेप्ट है इम्यून सिस्टम बोल के बॉडी में, तो वो हमें डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है। डिफेंसिव ची, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या तो कोई भी बैक्टीरिया हो, तो उसको इम्यूनिटी कहने की चीज़, जैसे इम्यूनिटी होता है बॉडी में, तो वो डिफेंड करता है, उसको बैक्टीरिया को मारने के लिए कोशिश करता है। उसी समय हमें फीवर या तो कुछ बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है कि बॉडी में कोई पैथोजन आया है, उसको मैं डिफेंड करना चाहिए। तो ऐसा स्टोरी की तरह मान लीजिए, बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज़्म ऐसा है कि बॉडी में अगर कोई फॉरेन पैथोजन या तो बैक्टीरिया अटैक हो जाए, तो वो इंस्टेंटली रिएक्ट कर देता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, और उस बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है बॉडी का, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन बुखार हम कभी कभी गलत समझते हैं, बुखार आ जाएगा तो वो बॉडी को वीक कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल हद तक हम बुखार को 98 99 तक हम मेंटेन, जैसे लाइक उसको हम संभाल सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर 98 या तो 100 से ज़्यादा हो गया, 101 ऐसा कुछ हो गया, तो तब बहुत मुश्किल का तब ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, या तो बॉडी का बुखार बढ़ गया, तो उसको वायरल या कुछ भी हो, तो हम उसको चेकअप करवाना चाहिए, मेडिकली उसको चेकअप करवाना चाहिए। तो नेचुरल मैकेनिज़्म तो बॉडी में रहता है, उसको डिफेंसिव ची कहते हैं। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन। मॉडर्न साइंस के हिसाब से अभी तक तो ची का कॉन्सेप्ट बताया नहीं गया है, तो लेकिन ऐसा ही मानते हैं कि ची ऐसा चीज़ है जो ब्लड को रिलेटेड है, सो ची कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट्स हैं, जैसे मेरिडियंस हो गया, और दूसरे जो पाथवेज चैनल्स जो भी हो, ये चाइनीज़ मेडिसिन के हिसाब से एक फ़िलॉसफी ही है। तो इसको मेडिकली कनेक्ट करने में थोड़ा मेहनत तो लगेगी, लेकिन कुछ चीज़ें तो कनेक्ट किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल
इसमें बायो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन नर्व्स एंड टिश्यूज़ कुछ रिसर्चर्स के ज़रिए, लाइक एनी एक्यूपंक्चर पॉइंट को हम स्टिमुलेट करेंगे, वो ब्रेन को सिग्नल डायरेक्टली देता है। किसके ज़रिए? नर्व्स एंड टिश्यूज़ के ज़रिए। तो ब्रेन को कैसे कमांड करता है और ब्रेन को वो कैसे काम करता है, ये चीज़ हमको डीपली हमको पढ़ना पड़ता है। सो मेटाबॉलिक एंड सर्कुलेटरी एनर्जी। सो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन कॉन्सेप्ट में मैं जो इसमें मानता हूँ कि द बॉडी सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होम्योस्टैसिस जो है ना, तो ये मेन कॉन्सेप्ट मैं समझ सकता हूँ। तो दूसरे जो भी चीज़ मेडिकली हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे नर्व्स एंड टिश्यूज़, ये तो नॉर्मल है, मैकेनिज़्म है एक्यूपंक्चर हम करने पर ब्रेन को कम्युनिकेट करने में ये सब हेल्प करते हैं। लेकिन बॉडी में जो भी फीडबैक हमको मिल रहा है एक्यूपंक्चर के ज़रिए, ये होम्योस्टैसिस के ज़रिए ही हो रहा है शायद, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि होम्योस्टैसिस तो सेम यिन एंड यांग का ही कॉन्सेप्ट होता है। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए होम्योस्टैसिस कैसे वर्क करता है, इसको यिन एंड यांग से कैसे लेना देना है। तो होम्योस्टैसिस का मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। सो बॉडी में जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट, जैसे अंदर का फ्लूइड्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं या नहीं, मतलब वो बैलेंस्ड में है या नहीं, या तो सॉल्ट्स हो गया या तो फ्लूइड्स हो गया, और या तो आपका ब्लड भी हो सकता है और प्लाज्मा भी हो सकता है। जितने भी फ्लूइड्स हैं ये कांस्टेंट लेवल में हैं या नहीं। तो यही होम्योस्टासिस का काम है, उसको चेक करते रहना, वो मेंटेन करते रहना, और उसको एक फ्लो में लेकर जाना। अगर उसमें कोई भी इम्बैलेंस हो गया तो उसी को यिन एंड यांग का फ़र्क, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अगर यिन एंड यांग इम्बैलेंस हो गया चाइनीज़ TCM के हिसाब से, डिजीज़ हो सकता है। सेम एज इट इज़ होम्योस्टैसिस में भी अगर आपको कोई भी चीज़ अनकंट्रोलेबल हो गया, जैसे इम्बैलेंस हो गया फ्लूइड्स में, तभी आपको नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसी के ज़रिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा या तो कुछ भी डिजीज़ हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है होम्योस्टैसिस और यिन एंड यांग का। फॉर एग्जांपल होम्योस्टैसिस में क्या होता है, रिसेप्टार्स रहते हैं, डिटेक्ट्स चेंजेस इन द बॉडी, लाइक टेम्परेचर, स्किन, और सेंसर्स ऑफ द स्किन एंड ब्रेन, ये सब कनेक्टेड है। सो कंट्रोल, जैसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन, जैसे हाइपोथैलेमस हो गया, यूजुअली क्या करता है कि करंट वैल्यू जो हमारा फ्लूइड्स का है और नॉर्मल रेंज जो है उसको कंपेयर करके वो पता लगाता है कि ये सही है या नहीं। तो ऑर्गन्स और टिश्यूज जो होते हैं, लाइक स्वेट ग्लैंड्स, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ये भी होम्योस्टासिस का ही कंट्रोल होता है। जैसे स्वेट को प्रोड्यूस करना, ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक से ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें नेगेटिव फीडबैक का एक कॉन्सेप्ट है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ होता है। पॉजिटिव तो बहुत रेयर है, क्योंकि पॉजिटिव आना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव कभी कभी अच्छा है, पॉजिटिव इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि कभी एक वुमेन डिलीवरी के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बेबी डिलीवरी होने के लिए, उस समय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होता है। वो सिर्फ दो ही सिचुएशन में शायद मुझे लगता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा, सॉरी। एंड नेगेटिव तो ऑलमोस्ट यही एक्टिवेट होता रहता है बॉडी का होम्योस्टैसिस में। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल में, और ब्लड शुगर कंट्रोल में, और वाटर बैलेंस में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे टेम्परेचर रेज हो गया आपका, द ब्रेन एक्टिवेट्स स्वेट टू कूल डाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टेम्परेचर बुखार हो गया, जैसे मान लीजिए बुखार ही हो गया आपको और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो
ब्रेन कमांड करता है कि अभी होमेोस्टासिस का लेवल इम्बैलेंस हो गया है, तो बॉडी को स्वेट के ज़रिए हीट को दूर कर देना चाहिए, और स्वेट पोर्स के ज़रिए स्वेट निकाल देना चाहिए। तो ऐसा कुछ है। और बॉडी टेम्परेचर डाउन हो गया तो क्या, तो बॉडी ऑटोमेटिकली शिवरिंग करेगा। शिवरिंग करने पर क्या होता है, शिवरिंग इज ए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। सो हीट जनरेट करने के लिए होमेोस्टैसिस क्या करता है कि वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। जैसे ठंड में हम फॉर एग्जांपल विंटर में हम चेक देखते हैं कभी कभी शिवरिंग होता है। सो आउटसाइड का एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो टेम्परेचर गिरा होता है, मतलब थोड़ा कम रहता है नॉर्मल टेम्परेचर से। उस समय हमें बॉडी ऑब्वियसली कोल्ड महसूस होता है, तो बॉडी को पता लगता है कि इसको हीट को बढ़ाना चाहिए अभी। तो वही उस हीट को बढ़ाने का काम होम्योस्टैसिस का है। तो यही कॉन्सेप्ट है यिन एंड यांग का भी। और लाइक फॉर एग्जांपल ब्लड शुगर का भी सेम है। हमें खाने पर क्या होता है, ब्लड शुगर रेज होता है, जैसे शुगर कैरी करता है हमें पैंक्रियास के ज़रिए। और जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन, पैंक्रियास जो होता है ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। सो विच हेल्प्स इन अब्जॉर्ब द शुगर। लाइक इंसुलिन शुगर को कम करता है। व्हेन शुगर ड्रॉप्स, शुगर टोटली ड्रॉप हो गया, ग्लूकागॉन जैसे रिलीज़ करता है, जैसे स्टोर करता है ना, ग्लूकोज स्टोर किया होता है उसको रिलीज़ करता है, ग्लूकागॉन बोलते हैं। तो इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम करता है। तो शुगर कम होने पर ग्लूकोज रिलीज़ होता है, ग्लूकागॉन बढ़ जाता है, शुगर बढ़ता है, तो उसको मेंटेन करता है ब्लड शुगर लेवल को। अगर इसी को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी इसी को डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें कोई भी इम्बैलेंस हो गया तो डायबिटीज़ हो सकता है। तो yin and yang भी इसी में इन्वॉल्व है। सो सेम ऐसे ही वाटर में बैलेंस, फ्लूइड्स में बैलेंस, जितने भी इंटरनल एनवायरनमेंट है होम्योस्टैसिस के, तो उसको हम मेंटेन करने का काम ही होम्योस्टैसिस का है। सो अगर इसको हम एक्यूपंक्चर के ज़रिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने का काम ही इनिशियल लेवल में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बैलेंस कैसे हो रहा है होम्योस्टैसिस के। इनपुट सेंट वाया एफरेंट पाथवे एंड कंट्रोल सेंट अराउंड एंड आउटपुट सेंट वाया एफरेंट पाथवे। तो ओके गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको कुछ डाउट या कुछ और भी कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट पर मेंशन कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई भी मैंने गलती किया हो तो आप वो भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट मैं कुछ एनाटमी रिलेटेड मैं कंटेंट लाऊंगा और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और रिलेटेड टू एक्यूपंक्चर एंड अदर कॉन्सेप्ट हम एक एक करके स्लो एंड स्टडी में हम बात करेंगे। और इस बार मैं कुछ यिन यांग प्रिंसिपल्स को लेकर आऊँगा, और यिन यांग क्या होता है और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, और कैसे हम यिन यांग से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद यिन यांग सीजनल रिलेशनशिप को भी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे रिलेटेड एनी काइंड ऑफ TCM रिलेटेड लाइक 5 एलिमेंट्स थ्योरी एंड ऑर्गन क्लॉक, एनी रिलेटेड टू TCM, उसको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और उसके बाद हम मेरिडियंस को स्टार्ट कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।